मेरी पहचान है मेरे चुपते सवाल। दिखाऊंगा आईना तो बुरा मत मानिएगा, होगा हर छोटी बड़ी खबर पर तबसरा, पूछूंगा सबसे सख्त सवाल। हक व सच है मेरी आवाज, इस आवाज को दबाना नहीं, बहा ले जाऊंगा हर रुकावट, क्योंकि मैं बहता सैलाब हूं। देखिए अब तक डॉक्टर दानिश के साथ। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब तक डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हैं। पाकिस्तान में इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है और वो है कि इस वक्त इलेक्शंस की तरफ लोग देख रहे हैं। अब सवाल ये है कि जो इलेक्शन है वो अपने वक्त पे ऐलान तो हो गया 8 फरवरी का, अब 8 फरवरी को इलेक्शन होता है या नहीं होता है, इसके ऊपर भी शकूक व शुबात अभी तक कायम है। अब सवाल ये है कि इलेक्शन में मुख्तलिफ़ सियासी जमातें अब इलेक्शंस की तरफ जा रही हैं। देखने को आ रहा है कि मुख्तलिफ़ इत्तेहाद बन रहे हैं हुसूल इक़्तिदार के लिए। अब इलेक्टेबल्स को भी सियासी जमातें अपनी पार्टी में आने की दावत दे रही हैं। गैर फितरी इत्तेहाद भी नज़र आ रहा है। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि इलेक्शंस में आपके आवाम की तरफ जो आपको वोट लेना है उसके लिए किसी भी सियासी जमात के पास कोई मौशी बहरान से निकलने का और आवाम की बदतरीन मसाइल को हल करने का रोड मैप नहीं है। लेकिन हर आदमी इस बात के इंतज़ार में है कि इलेक्शन हो और वो इक़्तिदार में आए। ज़मीनी हक़ाइक़ ये कहती हैं कि ये इलेक्शन जो होने जा रहा है, जो अब एक मुतनाज़ा इलेक्शन होने से पहले बन गया है, क्योंकि बहुत सारी सियासी जमातों को लिविंग प्लेइंग फील्ड और इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत की जानिबदारी पे संगीन इल्ज़ामात आ गए, बड़े तहफ़्फ़ुज़ात आ गए हैं। दूसरी तरफ इलेक्शन की जो ज़मीनी हक़ाइक़ है ये बताते हैं कि कोई भी सियासी जमात 2/3 मेजॉरिटी तो छोड़े, सिंपल मेजॉरिटी तक भी शायद ना पहुंच सके। और ऐसी सूरत हाल में लगता यूँ है कि फिर कोई इत्तेहादी हुकूमत बने। और अगर इत्तेहादी हुकूमत की बात सामने आती है तो फिर इन लोगों ने इससे बड़ी इत्तेहादी हुकूमत क्या होगी जो आज से पहले जो 16 महीने की इत्तेहादी हुकूमत थी, जिसमें 85 की काबीना थी और 11 सियासी जमातें उसका हिस्सा थी। अब आया कुछ लोगों के ये इल्ज़ामात भी आ रहे हैं कि सियासी जमातें आवाम से वोट लेके आने के बजाय, आवाम की तरफ देखने के बजाय, आवाम के मसाइल हल करने के बजाय, मुआशी रोड मैप देने के बजाय शॉर्टकट रास्ता इख्तियार कर रही हैं, और वो रास्ता है गेट नंबर 4 का। हालांकि गेट नंबर 4 चीख चीख के कह रहा है कि हम आईनी और हलफ की जिम्मेदारी पूरी करेंगे। आइए हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनका तारुफ कराते हैं, उनसे बात हैं। मेरे साथ हैं जनाब रफ़ीक राजवाना साहब, साबिक़ गवर्नर पंजाब, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर सफदर अली अब्बासी साहब हैं, सेक्रेटरी जनरल GDA, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। सेनेटर सहर कामरान साहबा तशरीफ़ ला चुकी हैं हमारे स्टूडियो में, आपका ये बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो मैं आ जाता हूँ जनाब रफ़ीक राजवाना साहब की तरफ। रफ़ीक राजवाना साहब, इलेक्शंस की तैयारी शुरू हो गई है, इलेक्टेबल्स के लिए रास्ता खोल दिया गया है। सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगा जो लोग पूछ रहे हैं कि PMLN ने अपना इत्तेहाद इंतखाबी उस जमात से किया है जिसे MQM कहते हैं। माजी में क्या कुछ नहीं कहा उस पर मैं अभी नहीं जा रहा, लेकिन मेरा सवाल ये है कि ना नून लीग का वोट बैंक कराची में है या शहरी इलाकों में है, ना
एमक्यूएम का वोट बैंक पंजाब में है। तो ये किस किस्म का इत्तेहाद है सर, ये कौन सा इत्तेहाद है? शुक्रिया डॉक्टर साहब। सियासत गेम है पॉसिबिलिटीज की, और जिस इत्तेहाद की आप बात कर रहे हैं, अभी रिसेंटली जब ये हुकूमत आई थी अदम एतमाद के बाद, मखलूत हुकूमत, उस वक्त एमक्यूएम हमारी इत्तेहादी थी और पहले भी इत्तेहादी रही है। तो अब जरूरी नहीं होता कि इत्तेहाद उन जमातों से हो जिनका इस वक्त वोट बैंक के रेशो से हिसाब किया जाए, बट इवन देन ये बात हो सकती है कि शायद हमारी पार्टी सिंध में इलेक्शन लड़े या हमारी कुछ सीटें सिंध में हो, शहरी इलाकों में हो, एमक्यूएम से समझौता हो, तो ऐसा इत्तेहाद हो या सीट एडजस्टमेंट हो। तो ये बात की बातें हैं। क्या ये इत्तेहाद मुल्की मफाद के खिलाफ है या मुल्की मफाद के हक में है कि आप जितनी जमातें मिला के अगर इकट्ठे चल सके, मुल्क को इकट्ठा चला सके? तो मेरी राय में इट इज इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री कि आप एमक्यूएम को नजरअंदाज नहीं कर सकते। अगर वो हमारे साथ चलती है और अगर हमने उनको कहा है और उन्होंने भी बात की है और ये इत्तेहाद हो गया है, तो इसमें ऐसी कौन सी बात है जो ऑब्जेक्शनेबल है? नहीं, अच्छा ये बताइए कि ये इंतखाबी इत्तेहाद है, सीट एडजस्टमेंट होगी, या ये इख्तदार के लिए है कि यहाँ से ये 10-20 जीत जाएंगे, आपको वजारत उज़्मा पे सपोर्ट करेंगे, आप इनको मिनिस्ट्री दे देंगे, इस मफाद पे? डॉक्टर साहब, ये मेरी गुजारिश ये है कि ये तो पार्टी की जो सीनियर क़यादत जो इसका फैसला करती है, ये तो वो सोचेंगे। मैं तो जो देख रहा हूं उसके मुताबिक मैंने अपनी एक राय, जो मेरी राय है, मैंने दे दी है। तो इसका बेनिफिट हो सकता है, ऐसी कौन सी बात? अच्छा सर, ये बताया ना, ये इत्तेहाद तो जीडीए से भी हो सकता था ना, एक बड़ा इत्तेहाद है इस वक्त सिंध में, आपने उससे नहीं किया। एक सवाल और दूसरा मैं और भी ऐड कर दूं ताकि दोनों का जवाब मुझे मिल जाए। एक तो मैंने जीडीए का कहा, बहुत ही अहम सियासी इत्तेहाद है इस वक्त, और दूसरा ये है कि सर सियासी वर्करों को, सियासी उन लीडरों को जिन्होंने मसलन सियासत में अपनी पार्टी के साथ खड़े रहे मुश्किल वक्त में, मुश्किल हालात में, उनको टिकट देने के बजाय इलेक्टेबल्स के रास्ते खोल दिए गए। तो ये मैं हर सियासी जमात में देख रहा हूं, ऐसा क्यों सर? देखिए, इलेक्टेबल्स को नजरअंदाज तो नहीं किया जा सकता, मगर मैं एक सियासी वर्कर हूं और मैंने ग्रास रूट लेवल से सियासत शुरू की है। 1979 में मैं म्यूनिसिपल काउंसलर बना, चलते चलते सेनेटर 2 बार और बाकी भी जो कुछ हुआ। तो मैं ये समझता हूं कि जब इलेक्टेबल्स आएंगे तो ये सियासी पार्टी का फर्ज है, मैं ये बात कह रहा हूं, सियासी पार्टी का फर्ज है कि वो अपने सियासी कारकुन और पुराने साथी जो 40-40 साल से उनके साथ खड़े हैं, जब इलेक्टेबल्स का फैसला हो तो कम से कम उनका ध्यान रखेंगे। और हमारे कायद मियां नवाज शरीफ साहब इस मामले में बहुत वसी दिल रखते हैं और हमेशा उन्होंने कारकुनों को अकोमोडेट किया। मैं एक आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा मिसाल हूं कि मुझे उन्होंने 2 दफा सेनेटर, 1 दफा बिला मुकाबला। जी, मेरा ख्याल है बात रुक गई है। मैं आता हूँ जनाब डॉक्टर सफदर अली अब्बासी साहब की तरफ। अच्छा, ये अब्बासी साहब कैसे देखते हैं ये अब इंतखाबी मार्का शुरू हो गया है, हालांकि इस वक्त पाकिस्तान को एक कौमी मफाद की ज़रूरत है, तमाम सियासी जमात को एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होने की ज़रूरत है, बैठने की ज़रूरत है, मीसाक़ मईशत साइन करने की ज़रूरत है, मिलकर सारे अख्तलाफ भुला के कोई भी पार्टी है उस पॉलिसी को टो करने की ज़रूरत है। लेकिन हम तो सर देख रहे हैं कि कौमी मफाद के ऊपर बातें तो हैं लेकिन अमली कोई इक़दाम नहीं है। हम ये देख रहे हैं कि इक़्तिदार के लिए इस वक्त जो है मफाद के लिए, अपनी पार्टी के मफाद के लिए, हुसूल इक़्तिदार के लिए कोशिश हो रही है, इलेक्टेबल्स को ढूंढा जा रहा है, इलेक्टेबल्स को लाया जा रहा है और ऐसे इत्तेहाद बनाए जा रहे हैं जो गैर फितरी हैं। क्या कहेंगे सर?
डॉक्टर में कोई शक नहीं कि जी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर जो है एक बड़ा लीडरशिप का क्राइसिस आ गया है। मैं समझता हूँ कि अगर आप गुज़िश्ता 15 साल के अंदर देखें, खासतौर पे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की शहादत के बाद, तो ये मैं महसूस करता हूँ कि वो जो लीडरशिप की लेवल थी वो ज़रा कमज़ोर हो गई है। और साथ साथ जो है ना सियासी जमातें जनरली जो है ना वो बजाय अपने पॉलिटिकल वर्कर्स और अपने बजाय अपने जो हकीकी साथियों पर तवज्जो देने के बजाय जनरली उनका जो एटीट्यूड ये हो गया कि जी उस वक्त के मुताबिक जितने भी जो 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 अपने हलकों के अंदर जिसको कहते हैं हम कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिशियंस जो है ना उनको जो है ना वो अपनी तरफ ले आएं और फिर उनके जरिए वो इंतखाब जीतने की कोशिश करें। ये एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है जो पहले भी शुरू हुई थी जनरल ज़िया-उल हक के टाइम के बाद, लेकिन उसके बाद फिर एक पॉलिटिकल निज़ाम आया जिसके अंदर पीपी और पीएमएलएन जो है ना दो बड़ी पार्टियां सामने उभर के आई, फिर पीटीआई आई। लेकिन मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि गुज़िश्ता 10-12 साल के अंदर फिर हम जो है दोबारा जो है एक ऐसी पॉलिटिकल वैक्यूम की तरफ जा रहे हैं जहाँ शायद सियासी वर्कर्स और सियासी कारकुनों की वो रिस्पेक्ट और इज्जत पार्टियों के अंदर नहीं रही जिस तरह की पहले होती थी। इस सारे अमल के अंदर मैं आज ये महसूस कर रहा हूँ कि अब सीधी सादी जो है ना वो लड़ाई है इंतखाबी और जाहिर है इक़्तिदार के उसूल के लिए। इसमें कोई शक नहीं कि सारी जमातें जो है अपने आप को इक़्तिदार के उसूल के लिए जो है आगे बढ़ा रही हैं। और ख़ास तौर पर जो बैटल ग्राउंड नज़र आ रहा है वो पंजाब के अंदर नज़र आ रहा है, क्योंकि वहाँ पीटीआई का लगता है कि जी अभी तक वोट बैंक काफ़ी हद तक जो है ना कायम है, बावजूद इसके कि 2018 के बाद 2022 के बाद जो कुछ वहाँ पे हुआ है उसके बावजूद भी जो है ना ऐसा नजर आ रहा है कि उनका वोट बैंक अपनी जगह मौजूद है। और दूसरी तरफ जो है ना मियां नवाज शरीफ साहब जब से आए हैं तो वो एक उनको काफी हद तक एक फ्री हैंड मिला है इस सारे अमल के अंदर अपनी जो पॉलिटिकल पोजीशन को बहाल करने के लिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि जहाँ उनको फैसिलिटेशन एक मिली है वहाँ पे ये तवक्कात भी की जा रही है कि मियां साहब अपनी जो पॉलिटिकल पोजीशन को, जो खास तौर पे मेरी नजर में रजान साहब मेरे भाई हैं, लेकिन मैं उनकी खिदमत में यही अर्ज करूंगा कि गुज़िश्ता 4 साल के अंदर जब से मियां साहब यहाँ मुल्क से बाहर थे तो पीएमएलएन का जो पॉलिटिकल कैपिटल था उसको बहुत ज्यादा रिस्क पहुंची। और खास तौर पे जो 16 महीने जो गवर्नमेंट रही पीडीएम की जिसमें मियां शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम थे, तो उसमें काफी हद तक जो उनको धचका लगा है। और वो अब उनके लिए इंतहाई जरूरी है मियां साहब के लिए कि वो अब वापस अपने आप को जो ना अपनी जो 2013 की और 14 की जो उनकी पॉलिटिकल पोजीशन थी पीएमएलएन की उसको बहाल करें। अगर वो बहाल नहीं करने में वो कामयाब नहीं होते या उस हद तक कामयाब नहीं होते तो फिर मैं समझता हूँ कि एक काफी बड़ा जो है ना एक फिर जो है ना एक पॉलिटिकल टग ऑफ वॉर जो है ना वो बढ़ती चली जाएगी। और आने वाले फिर इंतखाबात किस तरीके से जो ना मुल्क को स्टेबिलिटी देते हैं, मुझे इसके ऊपर जो है ना बड़ी सीरियस मैं यहाँ पर ये इंशाअल्लाह मैं आपसे बात करूंगा, क्योंकि इलेक्शंस जो मुतनाज़ा ये पहला इलेक्शंस है पाकिस्तान में जो होने से पहले काफ़ी 3 महीने 2.5 महीने पहले मुतनाज़ा हो चुका है। और वो मुतनाज़ा किसी मीडिया पर्सन ने नहीं किया है, खुद सियासी जमातों के ऐसे सवालात, निगरां हुकूमत की जानिबदारी, इलेक्शन कमीशन की जानिबदारी, चीज़ें सामने आ गई हैं। मैं यहाँ पे एक आपसे बात करते हुए सफदर अब्बासी साहब आगे जाऊँगा कि पीएमएलएन का एमक्यूएम से इत्तेहाद कैसे देख रहे हैं आप? देखिए जी सिंध के अंदर जो है हम तो जरूरत ये महसूस करें क्योंकि देखें 15 साल की जो है ना एक तसलसल है पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट का, और उसने सिंध के अंदर एक बहुत बड़ा मेरी नज़र में एक सवाल भी उठाया कि आया पीपल्स पार्टी की इतनी बड़ी 15 साल की थी उसके बाद क्या हम सिंध को जो है ना वो हैसियत दिला सकें या सिंध के अंदर वो तरक्की हो सकी है जो तरक्की होनी चाहिए थी। क्या आज हम कोई ऐसी चीज हम कह सकते हैं सिंध के हवाले से कि जी ये हमारा जो है ना एक निशानी है जिसको जो हमें पिछले 15 साल के अंदर जो है ना पार्टी की गवर्नमेंट की तरफ से मिली है, और जो है ना इसके बुनियाद के ऊपर जो है ना आगे चल के जो है हम सिंध को एक बड़ी मतलब मियां साहब के बारे में देखें हम कुछ भी कहें लेकिन ये हम जरूर कहेंगे कि जी एक मोटरवे का बहुत बड़ा नेटवर्क जो है ना वो पंजाब के अंदर खास तौर पर केपी के अंदर बन गया है, जहाँ हर आधे यानी कोई भी शहर जो है ना आधे घंटे से दूर नहीं रहा किसी भी मोटरवे से। तो ये उनका बहुत बड़ा निशान है, उसके अंदर बहुत सी बातें भी हैं, बहुत से जो सवालात भी अपनी जगह मौजूद है। मेरा सवाल आप मैं उधर ही आ रहा हूँ लेकिन अब सवाल ये मेरी जाती क्योंकि आप एक इत्तेहाद कर रहे हैं जेयूआई से, आप इत्तेहाद कर रहे हैं एमक्यूएम से, नज़र आ रहा है कि वो पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ है और सूबे सिंध में आप पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट एक रवायती इत्तेहाद कर रहे हैं। सर ये तो सही है, लेकिन मुझे ये बताएं ना
कि मियाँ साहब पंजाब से उड़ के कराची आ गए हैं जहां कोई वोट नहीं है उनका, और एमक्यू मुड़ के पंजाब चली गई है जहां उनका कोई वोट बैंक नहीं है। ये इत्तेहाद सियासी इत्तेहाद है या ये हुसूल इख्तिदार का इत्तेहाद है? मेरी नजर में डॉक्टर साहब एक बहुत बड़ा डिलेमा है, मैं समझता हूँ सिंध के हवाले से। जितनी भी वफाकी पार्टियां रही हैं, पीपल्स पार्टी का ताल्लुक उनका बेस से है तो हम उनके बारे में मैं नहीं कह सकता, लेकिन खासतौर पर PMLN या उसके बाद PTI, उन्होंने कभी जो है सिंध की तरफ वो तवज्जो नहीं दी जो उनको देनी चाहिए थी। अब PMLN की जितनी भी गवर्नमेंट्स आई, गालबन जो है चौथी या पांचवी गवर्नमेंट अगर ये बन गई तो पांचवी गवर्नमेंट बनने जा रही होगी। लेकिन इससे पहले 4 गवर्नमेंट्स को देखें तो सिंध के अंदर जब तक उनकी गवर्नमेंट रही तो उनका कोई ना कोई असर और रसूख रहा, लेकिन जैसी वो गवर्नमेंट खत्म हुई तो वो असर रसूख खत्म हो गया। मसलन जैसे आप देखें जी 2018 का इलेक्शन हो या उससे पहले 2008 का इलेक्शन हो, तो PMLN जो है ना वर्चुअली सिंध के अंदर ऐसे लगता था जैसे वो मौजूद ही नहीं है। तो अब जो ना उनकी जो एफर्ट है वो यकीन अपनी जगह है, लेकिन आज भी अगर हम देखें तो PMLN के पास सिवाय इसके कि जो एग्जिस्टिंग जो पॉलिटिकल जमातें जो पीपल्स पार्टी के खिलाफ लड़ती हैं, उनके साथ आके जो ना वो मेल मिलाप करके और अपनी जो पॉलिटिकल पोजीशन को सिंध के अंदर बहाल करने की कोशिश करेंगे। ये सिंध के अंदर करने की कोशिश करेंगे या पार्लियामेंट के अंदर करने की कोशिश? क्योंकि एमक्यूएम अगर सीट निकालेगी कराची से, फर्ज कीजिए 10, 12, 15, तो वो उस बेसाकी को टो करेंगे जो वजारत उज़्मा के लिए बड़ी पार्टियों को चाहिए। तो ये इत्तेहाद तो मुझे पार्लियामेंट का इत्तेहाद लग रहा है सर। देखिए डॉक्टर साहब, मैं इसको डिफरेंट अंदाज में देख रहा हूँ। मैं सिर्फ कराची की पॉलिटिक्स को या एमकेएम के हवाले से नहीं देख रहा। मैं समझता हूँ कि इसको जरूरत है इस बात की, और ये है क्योंकि लेकिन अगर आप ये जो कुछ मिसगवर्नेंस पिछले 15 साल की हुई है सिंध के अंदर, अगर इसको हमने रेजिस्ट नहीं किया और तमाम जमातों ने, मेरी तो ये ख्वाहिश है कि ये एक 1-to-1 मुकाबले हों, उसमें जितनी भी जमातें हैं, जो अपोजिशन की जमातें जो खड़ी हैं, वो सब मिलकर जो है इलेक्शन लड़ें और 1-to-1 मुकाबले की सूरत में लाएं, ताकि जो है एक भरपूर मुकाबला हो सके। इसमें कोई शक नहीं कि 15 साल की पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को अगर आपने उखाड़ना है या उसको जो है ना सिंध के अंदर अगर आपने चैलेंज देना है तो उसके लिए जरूरत इस बात की कि जी PMLN भी, GDA भी, JUI भी, MQM भी और भी दीगर ये भी तो हो सकता है सर कि कल इख्तिदार के लिए पीपल्स पार्टी और PMLN जो आज शदीद इख्तिलाफ और संगीन इल्जामात के साथ आगे बढ़ रहे हैं, कल हुसूल इख्तिदार के लिए एक साथ बैठ जाएं और GDA को साइड में कर दें, MQM को साइड में कर दें। लेकिन तो सबसे पहले तो इलेक्शन है ना, तो इलेक्शन में तो मैं नहीं समझता कि PMLN और पीपल्स पार्टी एक दूसरे के साथ जो है खड़े होंगे। उसमें तो यकीनन एक तफरीक है, और वो मैं समझता हूँ कि इस तफरीक को जो है ना, इस तफरीक को अगर PMLN चाहती है, यकीनन PMLN इस वक्त जो है ना वफाक की बड़ी पार्टी है, और बावजूद इसके कि उन्होंने लूज किया, मैं बिल्कुल इस बात को भी तस्दीक करता हूँ कि PMLN ने गुज़िश्ता 4 साल के अंदर। सर आप ये कैसे कह सकते हैं कि PMLN वफाक की पार्टी है? उस तो पंजाब तक महदूद है सर, बलूचिस्तान में वो असर नहीं है, KPK में वो असर नहीं है, सिंध में वो असर नहीं है। आप उसको या पीपल्स पार्टी को भी आप वफाक की पार्टी नहीं कह सकते। नहीं, मैं तो सिंध बेस्ड पार्टी रह गई ना, लेकिन जब फैसिलिटेशन होती है तो फिर सब आगे चलते हूँ, मैं आगे बात करूंगा। सफदर साहब जी, आपके अगेंस्ट अब PMLN MQM भी आ गई है, GDA भी खड़ी है, JUI भी खड़ी है सिंध के हद तक, और आपको लिविंग प्लेइंग फील्ड नहीं दी रही। आप शिकायत कर रहे हैं, आप कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन जानिबदार है, आप कह रहे हैं निगरान हुकूमत B टीम है PMLN की, तो आगे आप कैसे इलेक्शन लड़ेंगे? देखिए डॉक्टर दानिश, सबसे पहले मैं समझती हूँ कि ये जो इत्तेहाद है ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुए। आप तारीख़ देख लें, इंतखाबी तारीख़ पाकिस्तान की, हमेशा पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ इस तरह के इत्तेहाद बने, इससे भी बड़े इत्तेहाद बने। 2018 के इलेक्शन में PTI भी इस इत्तेहाद का हिस्सा थी। पीपल्स पार्टी ने अपनी नशिस्तें उस कारकर्दगी के ऊपर जिस पर बहुत तनकीद होती है, उसी कारकर्दगी की बुनियाद पर हासिल की, क्योंकि देखें सिंध के अंदर एक सोची समझी हिकमत अमली के ज़रिए
तकसीम और नफरत की सियासत फैलाई गई। अब आप कराची के ऊपर सवाल उठाते हैं, कराची में कोई ज़मीन केपीटी की आ जाती है, कोई कैंटोनमेंट का एरिया आ जाता है, कोई डिफेंस का एरिया आ जाता है, कोई रेलवे का एरिया आ जाता है, कहीं पे अदालतों के हुक्म चलते हैं, नुस्ता टावर गिर जाते हैं। देखिए ये जो एक इंतज़ामी मामलात के अंदर जिस तरीके का सिनेरियो पैदा किया गया, फिर आप पंजाब के रिसोर्सेज की बात करें और सिंध के रिसोर्सेज की बात करें तो सिंध को कभी भी उसके जायज़ रिसोर्सेज नहीं मिले। पंजाब में सी पैक के प्रोजेक्ट बलोचिस्तान से नहीं पंजाब से शुरू होते हैं और मोटरवेज बन जाते हैं। सिंध में नाम आता है तो कहते हैं जी सुपर हाईवे का नाम बदल के उस पर तख्ती लगा दो कि ये जो है मोटरवे है। देखिए ये ज़्यादतियाँ तो हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद आप ये देखें कि बदतरीन बारिशों और सैलाब के बाद पीपल्स पार्टी आवाम के साथ खड़ी रही है। न सिर्फ उनके जो घर तबाह हो गए थे उनको बनाया, उनको ज़मीन की मिल्कियत दी, जो उनके नुकसानात हुए सैलाब में, तो बारिशों में प्लेइंग फील्ड ही नहीं मिल रही है। देखिए लेवल प्लेइंग, कैसे इलेक्शन देखिए बात यह है डॉक्टर दानिश, इसमें कोई शक नहीं है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब एक तासुर के साथ आए, एक ऐसे तासुर के साथ आए कि वो इक़्तिदार के हसूल के लिए आ रहे हैं। वो अपना बयानिया लंदन में ही दफन कर चुके थे। जब वो एयरपोर्ट पे पहुंचे तो पाकिस्तान के हाई कमिश्नर ने उनको ऑफिशियल प्रोटोकॉल दिया, उनको बयानिया भी बताया कि आपका नया बयानिया क्या होगा। उसके बाद उन्होंने अपना एक ऑप्टिक्स जो है वो एक विज़िट किया कि जी मैं सऊदी अरेबिया भी चला गया, मैं यूएई भी चला गया, और उसके बाद फिर वो पाकिस्तान आए। तो आप ये देखें कि मुझे इस बात में बिल्कुल इख्तलाफ नहीं है कि उनके मुकदमात ख़त्म हो, बिल्कुल ख़त्म होने चाहिए, लेकिन जिस तरीके से कि उनके लिए अभी वो कन्विक्टेड थे तो उनके लिए स्टेट लाउंज खुला, उनके लिए नादरा चल के आया, उनके बायोमेट्रिक्स वहीं पे हुए, एक इस किस्म का तासुर दिया गया कि ये सब कुछ एक सोचे समझे मंसूबे के तहत हो रहा है। तो मैं समझती हूँ कि तो अगला वजीर आजम ये नवाज शरीफ है, तो आप काम काहे को जब ये तय हो चुका है कि मियां साहब अगले वजीर होंगे। बात ये है कि क्या इंतखाबात इसी तरह से तय होंगे? पाकिस्तान के अवाम बाशऊर भी हैं, शऊर भी रखते हैं। हर वोट की नफ़ी आप कैसे करेंगे? क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अपने जलसे के अंदर लाहौर के अवाम को निकालने में कामयाब हुए? क्या नहीं हुए? बड़े काफी देखिए कहाँ से लाया गया, टेबलों पे झंडे लगाए गए, लाइट्स की ऑप्टिक्स से खेला गया। देखिए बात यह है कि हकाइक को तो नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं समझती हूँ कि अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब एक दफ़ा फिर अपने ऊपर भी सिलेक्टेड का लेबल एक दफ़ा फिर लगाने पे खुश हैं तो हम कहेंगे वो आपको सिलेक्टेड का लेबल मुबारक हो। ठीक है, पीपल्स पार्टी अपनी वोटर्स के ऊपर, अपने वोट बैंक के ऊपर यकीन रखती है, और हमें ये यकीन है कि पीपल्स पार्टी के वोट बैंक को अभी भी आप ये देखें ना, तमाम इत्तेहाद बने, तनकीद हुई, बल्दियाती इंतखाबात में आपके सामने रिजल्ट आ गया। लेकिन क्या वजूहत है कि पीपल्स पार्टी बेनज़ीर साहबा और जुल्फ़िकार अली भुट्टो का एक ज़माना था और तूती बोलता था पंजाब में, तो पंजाब में आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्यों नहीं नजर आती है? देखिए डॉक्टर दानिश, एक सोचे समझी हिकमत अमली के तहत आप ये देखें, पहले शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत, उसके बाद 2013 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को कैंपेन करने नहीं दी गई पंजाब के अंदर। फिर पंजाब के अंदर आपको पता है कि जिस किस्म की सियासत वहाँ पे चलती है, थाने की, कचहरी की, ठीक है, वो एक इस तरीके से इलेक्टेबल्स को, जैसे आज लोग हलफ दे के जा रहे हैं, ऐसे ही इलेक्टेबल्स जो है, ये इलेक्टेबल्स को क्यों ले रहे हैं? देखिए ये इलेक्टेबल्स, देखिए ये कंफ्यूजन है उनकी। देखिए यहाँ से नर्वसनेस नज़र आ रही है, यहाँ पे उनको अपने वोट बैंक पे एतमाद नज़र नहीं आ रहा, तो वो हर वो तरीका अपना रहे हैं कि जिससे उनको ये लगे, तासुर भी हो लोगों को कि जी ये ऑप्टिक्स हैं, देखें जी मैं तो सिलेक्टेड हो चुका हूँ, मुझे ही वोट दें, इलेक्टेबल्स आप मेरी तरफ आ जाए, मैं ही वज़ीर आज़म बनने वाला हूँ। तो मैं समझती हूँ ये तासुर एस्टेब्लिश, ये तासुर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और उनकी जमात और उनकी जमात के सीनियर लीडर्स खुद दे रहे हैं, ये हम नहीं दे रहे, ये तासुर वो खुद दे रहे हैं, ऐसे दावे वो खुद कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि गेट नंबर 4 पे सब लाइन आए खड़े हैं। एक पोलिंग के दिन की एनवायरनमेंट होती है और एक प्री पोल एनवायरनमेंट होती है। जो प्री पोल एनवायरनमेंट है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ना आए तो आप जो है इलेक्शन की तारीख ऐलान ना हो, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आके जलसा कर लें, उनके केस ख़त्म हो जाए तो इलेक्शन की तारीख आ जाए, उनको एक ख़ास तरीके से, मतलब आप ये देखें, उनको जो है एंटरटेन किया जाए। तो ये तमाम चीज़ें जमहूरियत के लिए अच्छी नहीं है। अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का वोट को इज्जत दो का बयानिया दफन हो गया तो मैं कहूँगी उनका बिल्कुल मुबारक, बहुत शुक्रिया। उनका बिल्कुल मुबारक। मैं एक ब्रेक पे जाऊँगा और फिर रफीक राजवाना साहब इसका जवाब देंगे। एक छोटे सा दिन पे वापस आते हैं।
वेलकम बैक जी। आपके रफ़ीक राजवाना साहब, आप जो जवाब देना चाहें सेनेटर सैर कामरान या डॉक्टर सफदर अली अब्बासी, क्योंकि सफदर अली अब्बासी ने एक बड़ी बात कर दी है जो शायद पकड़ने वाले शायद ना पकड़ सके, कि इस वक्त पाकिस्तान में लीडरशिप का फुकदान है। पॉलिटिशियन तो बहुत सारे हैं लेकिन लीडरशिप अब नहीं रही। शायद उनका ये ख्याल था कि लीडर एक ज़माने में बेनज़ीर थी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे या उससे पहले के जो लोग थे मुफ्ती महमूद या वली ख़ान वगैरह। आज कोई लीडर पाकिस्तान में नहीं है। एक तो इस पर ज़रूर आप बताइएगा सर। दूसरा, मियां नवाज शरीफ साहब या PMLN ये तासुर क्यों दे रही है जो क्लेम कर रही हैं कि आप वज़ीर आज़म आ गए हैं और इलेक्टेबल्स भी आपकी तरफ आए और आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है, अब आप शॉर्टकट लगा चुके हैं, आपको अवाम के वोट की ज़रूरत नहीं है, इसको भी ज़रा बताइएगा। और जो इलेक्शन है वो होने से पहले मुतनाज़ा हो गया है सियासी जमातों के बयानात के बाद, क्या कहेंगे सर? देखिए, सबसे पहले तो अब्बासी साहब ने जो कहा, जहाँ तक जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का ताल्लुक है, जहाँ तक मोहतरमा बेनज़ीर शहीद साहब का ताल्लुक है, वो भी लीडर थे, उसमें कोई दो राय है ही नहीं, उनके साथ बड़ी ज्यादती हुई। अब ये कहना कि पाकिस्तान में लीडरशिप नहीं है, उनका अपना एक परसेप्शन है, लीडरशिप है, क्यों नहीं है। मियां नवाज शरीफ लीडर है, 3 दफा वज़ीर आज़म बने हैं, बहुत बड़ी सियासी पार्टी के लीडर है। उन्होंने कैद बंद की सहूलतें बर्दाश्त की, उन्होंने नाअहली बर्दाश्त की, उनकी बेटी जेल में थी। लीडरशिप है पाकिस्तान में, और भी बहुत से नाम नहीं सर, लेकिन वैसे लीडरशिप की डेफिनेशन ये है कि पॉलिटिशियन जो है वो इलेक्शन की तरफ देखता है, इख्तिदार की तरफ देखता है, जबकि लीडर जो होता है वो नेक्स्ट जनरेशन की तरफ देखता है। देखिए, इख्तिदार की तरफ देखने की बात नहीं है। हर लीडर जो है, जो पॉलिटिकल पार्टी को लीड करता है, वो लीडर ऑफ द अपोजिशन भी बैठता है। मगर एक बात मेरी याद रखिए, जो मेरा परसेप्शन है, एक लीडर के लिए वजीर आजम होना जरूरी नहीं है। यस, एक वजीर आजम के लिए लीडर होना जरूरी नहीं। बहुत सही, ठीक है। और लीडरशिप यहाँ है, पाकिस्तान में है, और हर कोई अपनी लीडरशिप साबित करके अपने अपने हिसाब से अवाम में जाता है। ठीक है जी। अब वो दूसरा सवाल आपने किया, जरा दोबारा दोहराएंगे? वो दूसरा सवाल ये था कि जनाब आप तासुर एक दे रहे हैं PMLN और मियां नवाज शरीफ साहब के, जी अब आप हुकूमत में हैं, वजीर आजम आप हैं, इलेक्टेबल आपकी तरफ आए, आपने शॉर्टकट ले लिया है, गेट नंबर 4 से दोस्ती कर ली है, आप आ रहे हैं वजीर आजम, तो लोग अब आपके साथ खड़े होंगे। अब सुनिए, जरदारी साहब ने कहा कि बिलावल भुट्टो वजीर आजम होंगे, ये तासुर नहीं है। ठीक है जी। पीपल्स पार्टी के दोस्तों ने कहा, ये उनको कहते हैं तो उनका राइट है, पॉलिटिकल पार्टी है, लोगों को बताना है कि हम लोग इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं और बिलावल भुट्टो वजीर आजम बनेंगे। तो अब जब जरदारी साहब ने कह दिया बिलावल भुट्टो वजीर आजम बनेंगे, अगर नवाज शरीफ साहब ने कहा, मियां नवाज शरीफ साहब ने नहीं कहा, मियां शहबाज शरीफ साहब ने कहा, बाकी लोगों ने कहा, तो क्या हो गया अगर इसमें कहने में? एक पॉलिटिकल स्लोगन है। अगर हालात ऐसे होते हैं और इलेक्शन के बाद उसके बाद अक्सरियत मिलती है तो फिर इत्तेहादी जमातों के साथ या अकेले हुकूमत बनाई जा सकती है। अब बात ये रही कि जी एक वावेला, इसको कहते हैं वावेला कबल अज मर्ग, अल्लाह न करे मर्ग हो और ये तसलसल चलता रहे। तो अब एक पॉलिटिकल स्लोगन को, पॉलिटिकल माइलेज को इस तरह बेचा जा रहा है, इस बेचने को मैं, और भी लफ्ज है बट आई डोंट फील कंफर्टेबल कि मैं वो लफ्ज इस्तेमाल करूं। सियासत में लोग कर जाते हैं, मगर आपको पता है मैं एक बैलेंस व्यू का आदमी हूं। एक सर, अब बात ये है कि उन्होंने अपने वो कराए बायोमेट्रिक। ठीक है, कोई हिस्ट्री बता दें जिसके बायोमेट्रिक एयरपोर्ट पे हो और सियासी लीडर हो तो इसका रफ़ीक राजवाना साहब का नंबर फिर डिस्कनेक्ट हुआ है, उनको मिलाइए, उनकी बात मुकम्मल होनी चाहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लास्ट टाइम भी उनकी बात कट गई थी और हम चाहते हैं कि रफ़ीक राजवाना साहब जो हैं वो आप फ़ोन पे ले लें उनको, ज़रूरी नहीं कि आप स्काइप पे रखें। मैं अब वैसे तो लीडर्स की जहाँ तक बात आई थी वो, अच्छा रफ़ीक राजवाना साहब कंटिन्यू करें। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये सारे एक पॉलिटिकल स्लोगन है, ये प्रोडक्ट बेची जा रही है,
यानी कि एंटी प्रोडक्ट बेची जा रही है। अपनी खूबी बताएं, सिंध में शहद और दूध की नहरें बह रही है तो बताएं लोगों को बुलाएं, उनको दिखाएं। मैं क्यों एतराज करूं? सिंध में कोई काम नहीं हुआ, लोग उसके सबसे बड़े जज हैं, लोग उसके सबसे बड़े जो है ना मोतरज होंगे या मोतरफ होंगे। मेरा कोई काम नहीं है, मैं कहूँगा इन्होंने कुछ काम नहीं किया। पाकिस्तान में सियासत की रविश खत्म होनी चाहिए। इन्होंने कुछ नहीं किया, मैंने बहुत कुछ किया है। जिसने भी किया है, लेट द पीपल डिसाइड, लेट द क्रिटिक्स डिसाइड। हमारा काम ये है कि मैं बैठा हूं तो मैंने पुल बांध देने हैं मुस्लिम लीग की तारीफ के, और कोई बैठा तो उसने अपनी पार्टी की तारीफ के पुल बांध देने और दूसरे को उसने जीरो कर देना है। ये रविश बदलनी पड़ेगी। अल्लाह ने शऊर दिया है, कुछ सोच समझ के हमें बात करनी चाहिए। अवाम को हम क्या मैसेज देंगे? आप रोज प्रोग्राम करते हैं, अब हर जमात के दोस्त को, खातून को, बहन को, हमारी बेटी को, किसी को बुलाते हैं। हर जमात का बंदा अगर यही आके बात करता जाए कि हम तो बड़े आसमान पे चढ़े हुए हैं, आप जमजम के धुले हुए मेरे समय, और बाकी सारे जो है फारिग है, तो इससे कैसे बेहतरी आएगी? नहीं आ सकती है। प्लीज लेट्स मेंड अवर वेज। हमें अपना तरीकाकार सुधारना चाहिए। हम इसी काम पे लगे हुए हैं। आप कब से एक सीनियर आप एंकर हैं, बड़े बैलेंस व्यू के एंकर हैं, आप यही सुनते आ रहे हैं कि भाई हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। मैं पंजाब की बातें करना करूं तो पंजाब में बड़े काम हुए हैं, बहुत ज्यादा काम हुए हैं, हर किसी को नजर आता है। मुझे कोई जरूरत नहीं है तारीफ करने की। जो लोग आवाम फिर रही है सड़कों पे, ऑरेंज ट्रेन पे, मेट्रो पे, अस्पतालों में, लेट देम डिसाइड। इफ दे आर सेटिस्फाइड दे विल वोट फॉर मी, इफ दे डोंट सेटिस्फाइड दे विल नॉट वोट फॉर मी। तो अब इसमें मेरी तारीफ करने से कुछ नहीं होता। अगर मैं पीपल्स पार्टी पे एतराज करूं तो कुछ नहीं होता। पीपल्स पार्टी अपने ही जो उनके कारनामे हैं, उनके काम हैं, उनकी अच्छाई के काम है, उनके जो भी नेगेटिव काम है, खुदा ना खास्ता, तो वो अपना हिसाब किताब खुद आवाम को देगी। लेकिन वो यहाँ एतराज कर रहे हैं कि ठीक है जी, आप इलेक्शन लड़ें, आपका इख्तियार है। हालांकि आप आए, आपने जो तकरीर की उसमें कौमी मुफाहमत की बात की, तमाम सियासी जमातों को ले कर चलने की बात की, फिर आप जो है वो पीपल्स पार्टी को, पीटीआई को या और किसी जमात को प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहे हैं, लेविंग प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहे हैं। काम नहीं, ये इल्ज़ाम आ रहा है, इसको आप ज़रा जस्टिफाई करें कि इसमें कितनी सदाकत है। इलेक्शन कमीशन भी नून लीग के साथ है, तो ये जो निगरां हुकूमत भी नून लीग के साथ है। क्या वाकई सर ऐसा है? नहीं है। मैंने लेवल प्लेइंग फील्ड देना है। मैं इलेक्शन कमीशन हूँ, आर्टिकल 218 के तहत, 219 के तहत, 220 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन के इलेक्शन का किसने कराना है? अब मेरे ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है। तो ये एक देखा कि पाकिस्तान में मियां नवाज शरीफ साहब 4 साल के बाद तशरीफ लाए, बहुत बड़ा जलसा किया, उस पर कहते हैं जी बंदे भरे गए। चलो जी, कहने दो, किसी की जबान से ये नहीं निकलता कि बहुत अच्छा जलसा था, ठीक है ना जी। अब बात ये, आप मिट्टी में जलसा था बिलावल भुट्टो का, मैं तो कहूंगा अच्छा जलसा था। मैं आई शुड हैव अ पॉजिटिव थिंकिंग। मैं कहूँ जी वहां बंदे भरे गए, फलां किए गए, अच्छी बात नहीं है, ठीक है। जब रिजल्ट आएगा, इलेक्शन होगा मिट्टी से किसी और जगह से, तो ठीक है, वो लोग वोट देंगे नहीं देंगे, उनका प्रीरोगेटिव है। अब मीनारे पाकिस्तान में जलसा हुआ, उस पे जनाब किससे चल रहे हैं जी, लोग लाए गए पाकिस्तान से, कहानी पूरे पाकिस्तान को थी। मैं गया खुद जलसे में, मैं अपने शहर के अपने बेटे के सूबाई हल्के के जुलूस को लीड करके गया, मेरा लीडर आया हुआ था, ठीक है जी। मैं उस रश को देखा, मैं तो जलसा गाह तक पहुंच ही नहीं सका। तो अब उस बात को, इन चीजों को, छोटी छोटी चीजों को, ये कभी कभी तो ऐसे लगता है कि सास बहू का झगड़ा हो गया, वो आटा गूंथते हिलने वाली बात है। लीव इट, खुदा के लिए लीव इट। पाकिस्तान इन चीजों का मुतामिल नहीं हो सकता। आइए, अगर मिलके काम नहीं करना तो आइए, पॉजिटिव सोच होगी आपकी, सबकी होगी, मैं किसी को नहीं कहता नेगेटिव सोच है, मगर आइए मिलके काम करें। मैं बैठा हूं, मुझे आपने प्रोग्राम में बुलाया, मेरा काम। रफीक राजवाना साहब की लाइन काट रही बार बार कट रही है, क्या वजूहत है भाई? सवाल सफदर अब्बासी साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। सफदर अब्बासी साहब, ये इलेक्शन लोग कह रहे हैं, बड़े दानिश्वर हैं, तजिया निगार हैं, कि होने से पहले मुतनाज़ा हो गया। तो आप मुझे ये बताइए सर, अगर ये होने से पहले मुतनाज़ा हो गया है तो इसके रिज़ल्ट को कौन मानेगा? और फिर जब इलेक्शन के बाद जो इख्तलाफात और ये जो चीज़ें सामने आएंगी और शदीद किस्म की सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा होगा, और एक ऐसे मुल्क में जो ऑलरेडी इस वक्त मईशत के नाजुक दौर से गुजर रहा है, तो अदम इस्तेहकाम की वजह से मुल्क को क्या क्या नुकसान पहुँच सकता है सर?
डॉक्टर देखें, बात ये कि जो जब बात होती है यानी लेवल प्लेइंग फील्ड की, तो सबसे ज्यादा तो हमें सिंध के अंदर जो शिकायत है कि जी कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। आज पीपल्स पार्टी के हमारे दोस्त जो है वो शोर मचाते हैं कि जी वफाक में शायद उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, पर यहाँ तो जो केयरटेकर गवर्नमेंट है वो सीधी साधी उनकी कंटिन्यूटी है पिछली गवर्नमेंट की, वो तो इसके अंदर तो कोई तब्दीली नहीं आई। जो तब्दीलियां हुई वो एक जिले से जो 15 साल का जो है उनका जो है एक जो निजाम उन्होंने सिस्टम कायम किया हुआ था, वो हम सोचते थे कि जी उस सिस्टम को तोड़ा जाएगा, लेकिन वो सिस्टम तब तक चल रहा है, उस सिस्टम में तो कोई तब्दीली नहीं हुई। जो तब्दीलियां हुई वो लोकल अंदाज में, जी शिकारपुर के एसपी को उठा के आपने लाड़काना लगा दिया, लाड़काना वाले को जैकबाद भेज दिया, जैकबाद वाले को नशरोत भेज दिया, और मामला तो वैसे का वैसे चल रहा है। एजुकेशन डिपार्टमेंट जिसने प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स और देने रिटर्निंग ऑफिसर्स, वो सारे के सारे वैसे के वैसे वो लोग वहां पे बैठे हुए हैं। तो सबसे ज्यादा इस लेवल प्लेइंग फील्ड सिंध के अंदर लोगों को जरूरत है, और बाकी तो जगह पे तो शायद फिर भी कुछ न कुछ मिल रही है। यहाँ तो जो है बिल्कुल कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो जो पीपल्स पार्टी के हमारे दोस्त डिमांड कर रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड की, वो सबसे पहले डिमांड करेंगे सिंध के अंदर लेवल प्लेइंग फील्ड आ सब होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि सारे अमल के अंदर यकीनन एक जो है ना जो सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ी सियासी जमात है, और अवामी मकबूलियत गैलप भी उसको साबित कर रहा है कि इमरान खान जबकि जेल में हैं और 9 मई जैसे वाक़यात हुए हैं, इसके बावजूद 60% अफराद यानी गैलप सर्वे उनको मकबूल कह रहा है। और मियाँ नवाज शरीफ साहब को जो कि एक बड़े 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे हैं, उसको 36% कहा जा रहा है। तो ये कंप्लेन पीपल्स पार्टी के साथ साथ पीटीआई, आपने यहाँ कंप्लेन की सिंध के लेवल तक, लेकिन पूरे पाकिस्तान में पीटीआई की, पीपल्स पार्टी की जो कंप्लेन है वो यही है कि हमें इलेक्शन लड़ने नहीं दिया जा रहा है। हमारा छोटा सा सेमिनार होता है, छोटी सी कॉर्नर मीटिंग होती है, वो नहीं होने दी जाती है। तो अगर ऐसी ही सूरत रही, निगरां यही करती रही, तो फिर तो इसका मतलब ये है ना सर कि आप का ये इलेक्शन मुतनाज़ा है, फिर ये कौन एक्सेप्ट करेगा सर? क्या आवाम एक्सेप्ट करेगी? देखिए डॉक्टर साहब, उसमें अपनी पीपल्स पार्टी को कोई गिला नहीं होना चाहिए, उनको तो लेवल प्लेइंग फील्ड बिल्कुल मिला हो। और वैसे भी वो अब अनफॉर्चुनेटली है ये जो बात, सबसे पहले बात वो थोड़ी सी रजाना साहब ने बात मेरी समझी नहीं। जब मैंने लीडरशिप क्राइसिस का जिक्र किया, मैं आज की बात कर रहा हूँ, इसमें कोई शक नहीं कि मियाँ साहब जो है ना एक बड़े यानी लीडर रहे हैं, और उनकी एक जो है ना एक फॉलोइंग भी है, और खासतौर पर पंजाब के अंदर 2022 से पहले उनकी ठीक ठाक जो है ना एक जेन्युइन फॉलोइंग थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2022 के बाद जब उन्होंने ये 16 महीने की गवर्नमेंट संभाली, उसमें यकीनन पीएमएलएन को नुकसान पहुंचा है। हम तो आज भी ये चाहते हैं कि वो ये जो बुरान जिसका मैंने क़यादत का बुरान का जिक्र किया, वो मैं ये महसूस करता हूँ कि जी मोहतरमा की शहादत के बाद जो है ना मियाँ साहब मुझे एक लॉस फिगर नजर आए, और मैं तो उनकी इज्जत करता हूँ क्योंकि हमने मिलकर एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया, और उस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में जहाँ और दोस्तों का जो है ना हाथ था, वहाँ शायद मेरा भी थोड़ा बहुत हाथ हो। तो अब कहने का मकसद ये कि उस सारे अमल के अंदर अब इस वक्त बुनियादी बात है कि उसमें मैं कोई शक नहीं समझता कि पीटीआई को जेन्युइन गिला हो सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो 9 मई के वाकयात हैं, वो 9 मई के वाकयात ने वो सारा का सारा जो है वो जो उनके हवाले से जो एक पॉजिटिव जो एक फीडबैक था, उसको सारे को नेगेटिव में तब्दील कर दिया है। तो मेरी नजर में ये सारे अमल जो है ना इस वक्त जो है ना लोग अवाम देख रहे हैं, अवाम इसको जो है ना अच्छी तरह परख रहे हैं, और आने वाले दिनों में मैं समझता हूँ कि अगर इसको हमने ठीक करने की बहुत सी चीजों की कोशिश नहीं की, तो उसका जो है ना नतीजा यकीनन जो है कंट्रोवर्सीज की शक्ल में होगा, और उसके बाद वो जो निजाम नया क्रिएट होगा वो फिर चल सकेगा या नहीं चल सकेगा, इसके ऊपर जो है ना यकीनन बहुत से सवालात उठेंगे, बहुत से क्वेश्चन मार्क्स होंगे। लेकिन इस वक्त जो सरे दस्त जो है मैं समझता हूँ कि जो जरूरी चीज है वो ये है कि हम जो है ना ये मैसेज पॉजिटिवली हम मैसेज दें कि जी अगर हम इलेक्शन में, हम मुझे कोई वो नहीं कि जी डेट सिलेक्शन की कब होती है, हम नहीं समझते कि जी इलेक्शन की डेट मैटर करती है, कि वो जो डिले थी वो तो हो गई। लेकिन अब सवाल ये कि जब तक आप फ्री एंड फेयर माहौल हर सूबे के अंदर जो प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में बहुत अच्छी बात की है सर। सारी सियासी जमातें साफ और शफाफ इलेक्शन चाहती हैं, आवाम के वोट से आना चाहती हैं, लेकिन शॉर्टकट रास्ता इख्तियार करती हैं। 12 जी सर, मुझे एक बात जल्दी से सर कामरान मुझे जी बोले। अगर एक बात मुझे आप कहने का मौका दें, बोले वो ये कैसे देखें, अब कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं रही कि जी पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उसका किरदार जो है
वो लोग देखते हैं, उसमें अब कोई दो आरार नहीं रही कि मैं कहूँ कि जी हम बैठ के सर उसको अब तो वो कह रहे हैं हम हलफ पे, बिल्कुल। अब तो वो कह रहे हैं हम हलफ पे चलेंगे, आइन पे चलेंगे, लेकिन आप बड़े बड़े जमहूरी निजाम के मतवाले उस लाइन लगा के अपनी वफादारियों का पर्चा लेकर खड़े हैं कि हमसे ज्यादा वफादार कोई नहीं है, और बड़े बड़े रहनुमा सर, बड़े बड़े लोग। मैं बाद में बात करूंगा सर, मुझे शहर का लीडरशिप का जो फुकदान है, जो वैक्यूम है, फुकदान है, जो वैक्यूम है, वो इस चीज को जन्म देता है। वो राजवाना साहब नहीं मानते ना सर। जी आप क्या कहेंगी, जो राय सुनी है आपने बड़ी? देखिए बात यह है कि इलेक्शन वक्त पर होना बहुत ज़रूरी था, और इलेक्शन में मज़ीद ताख़ीर जो है वो पाकिस्तान के लिए बहुत नुकसानदेह है, क्योंकि जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो जैसे वो देखिए अच्छी या बुरी जमहूरियत, जमहूरी निज़ाम का तसलसल बहुत ज़रूरी है। जैसे ये तसलसल आगे बढ़ेगा, जैसे आगे चलेगा, वैसे ये सही देखें बात यह है कि इस वक्त ताख़ीर हुई और उस ताख़ीर का नुकसान सबको हुआ, मज़ीद ताख़ीर हुई तो और नुकसान होगा। देखिए ना कोई दूसरा मुल्क आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट करेगा, ना कोई आपके पास कोई बड़ा विजिट पहले तो इलेक्शन लड़ जाए ना, बात हाँ की बताइए ना, इलेक्शन को देखिए जब तक क्या होगा, जब तक देखिए इलेक्शन को ये इंश्योर करना होगा कि मुल्क मजीद जो है बहरानों का शिकार नहीं हो सकता। मसलन कैसे होगा? सियासी जमातें एक जगह बैठकर सारे इख्तलाफात बुलाकर इलेक्शन से पहले मीसाक मईशत पे आ जाएं, लेकिन बैठने को तैयार। यही बात जो है आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा, यही बात इन्होंने की कि हमें मीसाक मईशत की ज़रूरत है। इस वक्त पाकिस्तान को यूनिटी की ज़रूरत है, हेट्रेट की ज़रूरत नहीं है, नफरतों की और तकसीम की ज़रूरत नहीं है। हम मुल्क के मफाद को सामने रखें। लेकिन आप ही कह रहे हैं कि जनाब मियां साहब चौथी दफा वज़ीर आज़म बन गए, उनको रेड कारपेट बिछाया जा रहा है, हम नहीं कह रहे, ये मियां नवाज कानूनी रिलीफ दिया जा रहा है, वो जो है वो चौथी दफा वज़ीर आज़म बन रहे हैं, और 16 महीने की हुकूमत इंतहाई नाकाम हुकूमत। ये बातें जितनी डॉक्टर दानिश आप कह रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे, ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और उनकी जमात कह रही है। अच्छा आप नहीं, हम नहीं कह रहे, ये उनकी, मैं ये कह रही हूँ कि ये तासर उनकी जमात दे रही है। आप उनकी जो पार्टी के लीडर्स हैं, अगर आप उनकी बात सुने, इस बात में कोई नहीं, हम बिल्कुल हम समझते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी एक यंग डायनामिक लीडर है और उनके अंदर सलाहियत मौजूद है पाकिस्तान को की नुमाइंदगी दुनिया भर में करने की, पाकिस्तान को आगे लेके चलने की, आवाम की मुश्किलात को समझते हैं, बीबी की लेगेसी को फॉलो कर रहे हैं, और हम हमारे नज़दीक अगर इलेक्शन जीतेंगे तो वही वज़ीर आज़म के कैंडिडेट हैं, हमारे यहाँ कोई इख्तलाफ नहीं है। अब जो PMLN के अंदर जिस किस्म का एक तासुर बनाया गया, देखिए हमने बयानिया चेंज नहीं किया, पीपल्स पार्टी का वही बयानिया है आवाम के साथ। ये जो बयानिया चेंज हुआ है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लंदन में की थी, और उनके यहाँ तक आने का उन्होंने इतना बड़ा जलसा किया, क्या उन्होंने इलेक्शंस की बात की, कि इलेक्शन की तारीख की बात की? नहीं। क्यों ये कॉम्प्रोमाइज़ क्यों? ठीक है, उसके बाद अब जिस किस्म का तासुर दे रहे हैं, अगर वो कहते हैं कि जी अगर निगरान वज़ीर आज़म निगरान बनने से पहले उनके पास जो है हाजिरी देकर आए थे, बाद में अब बाप पार्टी से उनका जो है वो इलाक हो रहा है, तो ये तमाम चीज़ें नज़र आती हैं जिस तरीके से। आप मुझे बताएं कि क्या ये नेचुरल है? क्या हर पाकिस्तानी को इस तरीके से वो कन्विक्टेड होगा तो उसके पास क्या नादरा चल के आएगा? क्या स्टेट लॉन्च जो है वो खुलेगा? करते, रिलीफ देते, कम से कम जो एक रस्मी कार्रवाइयाँ, बेल भी नहीं मिलती, रस्मी कार्रवाइयाँ तो पूरी करते, यानी लगता तो नजर तो आता कि कहते हैं चले मियां साहब ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया अब गेट नंबर 4 से, अब क्या किया जाए बताएं? नहीं, कुछ नहीं, हम अभी भी समझते हैं कि पाकिस्तान का अवाम बाशऊर है। आज के पाकिस्तान के अवाम को आप जो है ज़बरदस्ती रोक नहीं सकते। RTS सिस्टम फेल नहीं होना चाहिए, प्री पोल एनवायरनमेंट आपने बना ली है, इस दफ़ा कोई इस तरह के हरबे नहीं अपनाए जाने चाहिए। जो वोट डल रहा है बैलेट बॉक्स में, उसको इज्जत वाकई मिलनी चाहिए, और अवाम का जो हक है, अवाम की हक तलफी नहीं होनी हर सूरत में आप इलेक्शन में जाएंगे? हर सूरत में, इलेक्शन के अलावा कोई दूसरी सूरत नहीं है। पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी आनी है तो उसी वक्त आएगी। लेकिन अगर ये लड़ाई झगड़ा रही और अगर ये इंतखाब मुतनाज़ा हुए और धांधली हुई तो फिर क्या आप समझती हैं कि सियासी इस्तेहकाम रहेगा? यहाँ पे कोई जो है गाली गलोच नहीं हो रही, बात गाली गलोच की नहीं है, बात कोई तलवारें हाथ में नहीं, बात तलवारों की नहीं है, बात ये है कि अगर आप एक अवाम को एक्सेप्ट नहीं करेंगे रिजल्ट में तो कैसे? देखिए अवाम के सामने तमाम हालात हैं। चले जनाब, अवाम से पूछेंगे, वक्त खत्म हो जाता है। तीनों मेहमानों के डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज।
अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।